हर शहर की सुबह एक नई उम्मीद लेके आती है, पर कभी-कभी वही सुबह बन जाती है अनहोनी की गवाह। अहमदाबाद की वो सुबह 27 अक्टूबर, जब सूरज उगने से पहले ही शाही बाग के एवेन्यू अपार्टमेंट्स पर छा गई थी एक अजीब सी खामोशी। लोग जागे तो नहीं, पर शहर का दिल जरूर कांप उठा। और इसी खामोशी के बीच शुरू हुई वो कहानी जिसने अहमदाबाद पुलिस को भी हिला के रख दिया। एक दुकान, एक कत्ल और कुछ ऐसे सुराग जो जितने छोटे थे उतने ही खतरनाक। अगर आपको रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असली कातिल कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अहमदाबाद की सुबह अपनी ऊर्जा और शोर के लिए जानी जाती थी, लेकिन 27 अक्टूबर की उस सुबह शाही बाग के एवेन्यू अपार्टमेंट्स में हवा एकदम ठहरी हुई थी। ये सोसाइटी शहर के सबसे पॉश और सुरक्षित इलाकों में गिनी जाती थी, जहां हर कदम पर सुरक्षा कैमरे और गार्ड तैनात रहते थे। बावजूद इसके गली नंबर 4 के ठीक सामने एक अजीब सी खामोशी फैली थी, एक गहरी अनजानी खामोशी जो किसी भयानक अनहोनी की सूचक थी। भीड़ सोसाइटी के मुख्य द्वार पर जमा थी, उनके फुसफुसाहट और पुलिस सायरन की दूर से आती धीमी आवाज इस तनाव को और बढ़ा रही थी। ठीक 8:30 बजे एक काली जीप तेजी से भीड़ को चीरती हुई घटना स्थल पर पहुंची। जीप से एक लंबा, दुबला पतला लेकिन मजबूत कदकाठी का व्यक्ति उतरा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक असाधारण तीक्ष्णता थी जो हर सूक्ष्म विवरण को स्कैन कर रही थी। ये थे विक्रम, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सबसे विश्वसनीय और तेज तर्रार जासूस। उनकी ख्याति ये थी कि वो सिर्फ सबूत नहीं देखते थे, बल्कि सबूतों के पीछे छिपी मनुष्य की कमजोरियों को पढ़ते थे। उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ एक नौजवान था, देवांश। वो हमेशा उत्साह से भरपूर रहता था, हर केस में जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी दिखाता था, लेकिन उसकी तकनीकी दक्षता और ऊर्जा विक्रम के लिए अमूल्य थी। घटनास्थल ग्राउंड फ्लोर पर स्थित मशहूर एंटीक फर्नीचर और गैजेट स्टोर द आर्ट गैलरी था, जिसका मालिक हरीश मेहता शहर का एक सम्मानित व्यापारी था। दुकान का रोलिंग शटर आधा उठा हुआ था और अंदर से एक हल्की बासी गंध आ रही थी। दुकान के सामने मौजूद इंस्पेक्टर परीदा ने राहत की सांस ली। विक्रम, तुम आ गए। हमें तुम्हारी सख्त जरूरत थी। यह सीधी सादी चोरी नहीं लगती, कुछ अजीब है। विक्रम ने अपने हाथ में दस्ताने पहने और धीरे से दुकान के अंदर कदम रखा। देवांश सावधानी से उनके पीछे आया। दुकान के काउंटर के पीछे फर्श पर हरीश मेहता का बेजान शरीर पड़ा था। खून सूख चुका था और उनके गले पर एक चौड़ा गहरा घाव था जो किसी तेज धारदार हथियार से किया गया था। उनका शरीर नीला पड़ चुका था और आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं। मौत कम से कम 12 घंटे पहले हुई है, विक्रम ने अपनी प्राथमिक जांच के बाद धीरे से कहा। घाव सामने से किया गया है। हमलावर और मृतक आमने सामने थे। इंस्पेक्टर परीदा ने फुसफुसाती हुए बताया। चोरी भी हुई है। दुकान से कुछ महंगे एंटीक शोपीस और कुछ नकद गायब हैं, लेकिन जिस तरह से कत्ल किया गया है उससे लगता है कि चोर का इरादा सिर्फ चोरी का नहीं था। विक्रम ने घटनास्थल का मुआयना शुरू किया। उनका ध्यान 3 चीजों पर गया। जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई सुनहरी चेन। ये चेन हरीश मेहता की कलाई पर बंधी होगी, जो संघर्ष के दौरान टूट कर गिर गई थी। काउंटर के नीचे छिपा एक खुला हुआ डिब्बा। ये एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 प्रो मैक्स का खाली डिब्बा था। बॉक्स के साथ लगी एक कुरियर स्लिप पर ग्राहक का नाम सुमित पटेल और डिलीवरी का पता द आर्ट गैलरी ही दर्ज था। देवांश ने तुरंत तीनों चीजों को सावधानी से उठाया। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया हो। विक्रम, इस टूटी हुई चेन को देखकर लगता है कि कत्ल कल रात 9:30 से 10:15 बजे के बीच हुआ है, देवांश ने उत्साही स्वर में कहा। और ये देखिए, ये कुरियर स्लिप आईफोन की डिलीवरी सुमित पटेल के नाम पर है, लेकिन आईफोन का डिब्बा हरीश भाई की दुकान में क्या कर रहा है, और वो भी खुला हुआ। विक्रम ने डिब्बे और स्लिप को देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, शायद एक जटिल पहेली को सुलझाने की शुरुआत का संतोष। विक्रम ने कहा, देवांश,
हरीश मेहता एंटीक फर्नीचर बेचते थे, मोबाइल नहीं। लेकिन ये डिब्बा यहीं क्यों है और ये खाली क्यों है? दो ही संभावनाएं, या तो हरीश मेहता ने ये फोन खुद मंगवाया था या ये डिलीवरी एक मोहरा थी। मोहरा? देवांश ने सवाल किया। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी के लिए डिलीवरी का बहाना बनाया हो। तुम तुरंत कुरियर कंपनी से संपर्क करो। हमें यह जानना है कि सुमित पटेल कौन है और क्या उसने वाकई ये फोन ऑर्डर किया था। कल रात 9:30 बजे इस दुकान में डिलीवरी देने कौन आया था? क्या दुकान के बाहर या अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज है? देवांश तुरंत अपने काम पर लग गया। उसके चेहरे पर नई ऊर्जा आ गई। कुरियर कंपनी फास्ट फ्लाई से संपर्क किया गया। रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि आईफोन की डिलीवरी रात 9:20 पर दी आर्ट गैलरी में की गई थी और इसे सिस्टम में सफलतापूर्वक डिलीवर के रूप में मार्क किया गया था। डिलीवरी करने वाले लड़के का नाम था विवेक वर्मा, उम्र 26। वो कंपनी में नया था और उसका काम करने का तरीका कुछ संदेहजनक माना जाता था। साथ ही साइबर सेल ने सुमित पटेल को ट्रैक किया। सुमित पटेल ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने ना तो कोई आईफोन ऑर्डर किया था और ना ही उन्हें किसी डिलीवरी वाले का कोई फोन आया था। हालांकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। हाँ, मेरे बैंक अकाउंट से 3 दिन पहले 85,000 रुपए कटे थे, जिसकी शिकायत मैंने बैंक और पुलिस में भी की थी। विक्रम ने देवांश की ओर देखा तो यह स्पष्ट हो गया, किसी ने सुमित पटेल की व्यक्तिगत जानकारी और बैंक डिटेल चोरी करके फर्जी ऑर्डर किया। डिलीवरी का पता दी आर्ट गैलरी डाला और फिर खुद ही डिलीवरी करने आया ताकि फोन चुराकर ले जा सके। देवांश ने सिर हिलाया। मतलब विवेक वर्मा हो सकता है, विक्रम ने कहा। लेकिन क्यों? कोई डिलीवरी बॉय अपना नाम और असली नौकरी का इस्तेमाल करके चोरी क्यों करेगा? यह बहुत बड़ा जोखिम है। दोस्तों, अभी तक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानी में अभी आगे देखेंगे विवेक वर्मा का बैकग्राउंड और उसका पुराना रिकॉर्ड। विक्रम का यह जानना कि विवेक ने यह डिलीवरी जानबूझकर क्यों ली। विवेक का अपने चोरी के सामान के खरीदार से संपर्क और विवेक को पकड़ने के लिए नकली ग्राहक बनकर बिछाया गया जाल। तो चलिए आगे की कहानी से पर्दा उठाते हैं। अगली सुबह अहमदाबाद पुलिस स्टेशन का माहौल तनावपूर्ण था। विक्रम और देवांश ने विवेक वर्मा की फास्ट फ्लाई से प्राप्त पूरी फाइल खंगाली। देवांश ने फाइल पढ़ते हुए कहा, विक्रम देखिए, विवेक वर्मा, उम्र 26, गाजियाबाद का रहने वाला, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कम से कम दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में तो नहीं है। विक्रम ने फाइल को ध्यान से देखा, लेकिन उनकी नजर एक छोटे से फुटनोट पर अटक गई। रुको देवांश, यहां एक नोट है, पूर्व नौकरी शॉप क्विक, एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी, और देखो उसे वहां से निकाल दिया गया था। देवांश ने फुटनोट पढ़ा। वजह, एक महंगे टैबलेट की मिसिंग डिलीवरी। ओह, अब समझ आया, यह आदमी डिलीवरी बॉय की नौकरी को एक चोरी के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। विक्रम मुस्कुराए। यह अपराधियों की मानसिकता को समझने की उनकी आदत थी। बिल्कुल, उसने पहले भी यही तरीका अपनाया होगा, लेकिन तब वो सिर्फ चोरी तक सीमित था। इस बार वो हत्या तक पहुंच गया। विक्रम ने तुरंत फास्ट फ्लाई के मैनेजर को बुलाया। विवेक वर्मा का डिलीवरी रूट क्या था? विक्रम ने पूछा। मैनेजर ने रिकॉर्ड देखकर बताया, सर उसका तय रूट नवरंगपुरा और पालडी का था। शाहीबाग की द आर्ट गैलरी उसके रूट पर नहीं थी। तो उसने ये डिलीवरी क्यों ली? सर उसने खुद अपने सुपरवाइजर से अनुरोध किया था। उसने कहा कि उसके एक रिश्तेदार का घर उसी इलाके में है, इसलिए वो रास्ते में ये डिलीवरी कर सकता है। विक्रम ने टेबल पर हाथ मारा। मिल गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आईफोन को ले जाने का इरादा पहले से था। उसने पहले फर्जी ऑर्डर किया, डिलीवरी का पता ऐसी दुकान का दिया जहां वो अकेला घुस सकता था, और फिर खुद अपने मैनेजर से अनुरोध करके वो डिलीवरी हासिल कर ली। ये हत्या आईफोन के लिए की गई एक सुनियोजित डकैती थी। अगला कदम था विवेक वर्मा के ठिकाने तक पहुंचना। साइबर सेल की मदद से विवेक वर्मा के पिछले महीने की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। एक ही नंबर था जिससे वो पिछले कुछ दिनों से लगातार संपर्क में था। एक ऐसा नंबर जो जनकपुरी, दिल्ली में स्थित था और जिसका मालिक अमित शाह था। अमित शाह कबाड़ और पुराने गैजेट्स खरीदने बेचने का छोटा सा काला धंधा करता था। विक्रम ने इंस्पेक्टर परिदा को दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क साधने का निर्देश दिया।
कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम जनकपुरी पहुंची। अमित शाह के किराए के मकान का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम था। वहां से उन्हें 6 महंगे मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और सबसे महत्वपूर्ण वो नया खुला हुआ आईफोन 15 प्रो मैक्स मिला। IMEI नंबर की जांच से तुरंत पुष्टि हो गई कि वो वही फोन था जो हरीश मेहता की दुकान से चुराया गया था। अमित शाह को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने साफ कहा, साहब, मैं तो बस सामान लेता था, विवेक मुझे खुद ला कर देता था, मुझे नहीं पता था कि उसने किसी का कत्ल कर दिया है, वो तो 1-2 दिन से आया ही नहीं। देवांश ने विक्रम के कान में फुसफुसाया, विक्रम, इसका मतलब है कि विवेक ने इसे अंधेरे में रखा है। यह हत्या का अकेले का प्लान था। अमित इस जघन्य अपराध में शामिल नहीं है। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, यह हत्यारे की हताशा को दिखाता है। चोरी तो उसका प्लान था, लेकिन हत्या शायद अनजाने में हुई जब वो पकड़ा गया। लेकिन हमें उसे पकड़ना होगा, सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा। विवेक वर्मा 2 दिन से लापता था। उसका फोन बंद था और वो अपने गाजियाबाद वाले घर भी नहीं गया था। वो जानता था कि अमित शाह पकड़ा जा चुका है और पुलिस उस तक पहुंचने वाली है। विक्रम ने तुरंत एक मास्टर प्लान बनाया। हमें विवेक को फंसाना होगा, विक्रम ने देवांश से कहा। हमें उसे एक झूठी उम्मीद देनी होगी कि उसके पास चोरी का माल बेचने का एक और बड़ा मौका है। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर अमित शाह से दोबारा संपर्क करवाया। विक्रम का प्लान, अमित शाह विवेक को फोन करेगा किसी दूसरे नंबर से। वो विवेक से कहेगा कि एक अमेरिकी ग्राहक आया है जिसे तुरंत 2 और महंगे आईफोन चाहिए। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होगी और ये एक बड़ी डील होगी। ये लालच विवेक को बाहर आने पर मजबूर कर देगा। मीटिंग की जगह गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास शास्त्री नगर गार्डन, एक भीड़ भाड़ वाला लेकिन नियंत्रित स्थान। योजना के अनुसार सभी टीमें तैनात थीं। विक्रम और देवांश एक पुरानी कार में सादे कपड़ों में छिपे हुए थे। शाम 6:10 पर एक मोटरसाइकिल गार्डन के पास रुकी। सवार ने वही हेलमेट और वही पुराना कुरियर बैग पहन रखा था। वो था विवेक वर्मा। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे हर आने जाने वाले पर शक कर रहा हो। लालच ने उसे पुलिस के जाल तक खींच लिया था। एक सादा वर्दी वाला पुलिस अधिकारी जिसने एक विदेशी एक्सेंट का अभ्यास किया था, अमेरिकी ग्राहक बनकर उसके पास गया। तुम विवेक? पुलिस वाले ने भारी आवाज में पूछा। विवेक ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। उसने शायद पहले ही भांप लिया था कि यह डील कुछ ज्यादा ही आसान लग रही है। हाँ, तुम ग्राहक, विवेक ने फुसफुसाया। जैसे ही पुलिस वाले ने बैग खोलने का इशारा किया, विवेक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अचानक अपना कुरियर बैग वहीं जमीन पर छोड़ा और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की। पकड़ो इसे, विक्रम चिल्लाए और पूरी टीम हरकत में आ गई। विवेक वर्मा ने पुलिस को चकमा दिया और अपनी मोटरसाइकिल छोड़ एक संकरी गली में भाग निकला। विक्रम और देवांश ने तुरंत उसका पीछा किया। 3 गलियों के बाद एक बंद गली में पुलिस ने उसे घेर लिया। विवेक ने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन देवांश और विक्रम ने मिलकर उसे दबोच लिया। विवेक वर्मा को हथकड़ी पहनाई गई और पूछताछ के लिए थाने लाया गया। उसके चेहरे पर अब डर और पछतावे का मिश्रण था। पुलिस थाने में विक्रम और देवांश आमने सामने बैठे थे। विक्रम ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, उस दुकान वाले को क्यों मारा तुमने विवेक? तुम तो बस चोरी करने गए थे। विवेक टूट गया, उसके होंठ कांप रहे थे। साहब, मैं बस फोन लेना चाहता था, बस। लेकिन वो मुझे पहचान गए। वो बोले, तू ही है वो लड़का जिसने पिछली बार शॉपक्विक में भी टैबलेट की चोरी की थी। मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। मैं डर गया था साहब, मुझे लगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो रोने लगा। मैंने उन्हें डराने के लिए हवा में चाकू लहराया ताकि वो मुझसे दूर हटे और मैं भाग सकूं। लेकिन साहब, वो आदमी खुद लड़खड़ा कर मेरी तरफ गिरे और चाकू उनकी गर्दन में लग गया। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मैं तो बस उन्हें डरा रहा था। अगर वो खुद नहीं गिरते तो चाकू उन्हें नहीं लगता। मेरी गलती नहीं है साहब। उसकी ये बात सुनकर थाने में सन्नाटा छा गया। विवेक की हताशा और अनजाने में हुए अपराध का बोझ साफ दिख रहा था। विक्रम ने गहरी सांस ली। तुम्हारी एक हरकत ने एक इंसान की जान ले ली है विवेक। अब तुम्हारे पास पश्चाताप के लिए जेल में बहुत समय होगा। विवेक वर्मा की गिरफ्तारी और इकबालिया बयान के बाद अहमदाबाद पुलिस ने तेजी से चार्जशीट तैयार की। सबूतों का ढेर स्पष्ट था। सीसीटीवी फुटेज,
विवेक को दुकान में घुसते और भागते हुए दिखाती है। फर्जी ऑर्डर, विवेक द्वारा फर्जी ग्राहक बनकर ऑर्डर किए जाने का प्रमाण। चोरी का माल, विवेक के खरीदार अमित शाह के पास से बरामद आईफोन। टूटी चेन, हरीश मेहता और विवेक के बीच हुए संघर्ष का सबूत। इकबालिया बयान, विवेक का ये स्वीकार करना कि उसने चाकू चलाया था। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग शाहीबाग मर्डर और हैशटैग आईफोन के लिए हत्या जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए की गई हत्या से स्तब्ध थे। विक्रम और देवांश ने महसूस किया कि उनका काम खत्म नहीं हुआ है। अब कानून की अगली लड़ाई शुरू होने वाली थी। 1 महीने बाद विवेक वर्मा को अहमदाबाद के पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। मृतक हरीश मेहता का परिवार, उनकी पत्नी सोनिया मेहता और बेटा राहुल एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। सरकारी वकील अधिवक्ता भार्गव एक अनुभवी और तेज तर्रार व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पक्ष दमदार तरीके से शुरू किया। माय लॉर्ड, भार्गव ने गहरी आवाज में कहा, यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड हत्या है। आरोपी विवेक वर्मा ने पहले फर्जी ग्राहक बनकर डिलीवरी ऑर्डर किया, फिर खुद उस डिलीवरी को लेने के लिए अपने मैनेजर से अनुरोध किया। उसने जानबूझकर हरीश मेहता की दुकान को निशाना बनाया, ये जानते हुए कि वो वहां अकेला होता है। भार्गव ने आगे कहा, जब दुकानदार मृतक हरीश मेहता ने आरोपी को पहचान लिया या उसकी चोरी पकड़ ली, तो आरोपी ने बिना किसी दया के सामने से खड़े होकर उनके गले पर चाकू से वार किया। आरोपी का दावा है कि वो अनजाने में हुआ, लेकिन माय लॉर्ड, हत्या का घाव बहुत गहरा है और उसकी प्रकृति दर्शाती है कि आरोपी ने पूरी ताकत और इरादे से हमला किया था। ये महज चोरी नहीं, ये क्रूर और जघन्य हत्या आईपीसी 302 है। विवेक वर्मा के वकील अधिवक्ता पटेल बचाव में खड़े हुए। माय लॉर्ड, मेरा मौक्किल हत्यारा नहीं है, बल्कि वो हालातों का शिकार है। उसका इरादा केवल चोरी का था, ना कि हत्या का। वो मानसिक दबाव में था माय लॉर्ड, और जब मृतक ने उसे सबके सामने चोर कहकर धमकाया तो वो डर गया। पटेल ने दलील दी, उसने बस डराने के लिए चाकू लहराया था ताकि वो चोरी के इल्जाम से बचकर भाग सके। बदकिस्मती से उसी क्षण मृतक हरीश मेहता लड़खड़ाकर आगे गिरे और चाकू उनके गले में लग गया। माय लॉर्ड, ये हत्या मेरे मौक्किल से अनजाने में हुई है। कल्पेबल होमिसाइड है। वो चोरी के लिए दोषी है, लेकिन हत्या के लिए नहीं। कोर्ट ने एक एक करके गवाहों के बयान दर्ज किए। सिक्योरिटी गार्ड रामू, जिसने हरीश मेहता की लाश सबसे पहले देखी। साइबर सेल अधिकारी, जिसने फर्जी ऑर्डर और बैंक धोखाधड़ी की पुष्टि की। विक्रम और देवांश, जिन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया और गिरफ्तारी का विवरण दिया। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें विवेक को दुकान में दाखिल होते और तेजी से भागते हुए दिखाया गया। सभी सबूतों ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि विवेक वर्मा की योजना आईफोन चुराने की थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने हरीश मेहता पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौत हुई। लगभग 1 महीने की सुनवाई, जिरह और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज ने घोषणा की कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आरोपी विवेक वर्मा ने चोरी के प्रयास के दौरान मृतक हरीश मेहता पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। अतः कोर्ट आईपीसी की धारा 302 और 420 के तहत आरोपी विवेक वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फैसले की घोषणा होते ही विवेक की बूढ़ी मां, जो कोर्ट के पिछले हिस्से में बैठी थीं, बिलक बिलक कर रो पड़ी। तभी एक अविश्वसनीय घटना हुई। मृतक हरीश मेहता की पत्नी सोनिया मेहता, जो अब तक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थीं, अचानक जोरदार चीख के साथ अदालत में बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी क्षण आरोपी विवेक वर्मा के वकील की टीम का दूसरा वकील, जो अब तक शांत बैठा था, तेजी से खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक लिफाफा था। माय लॉर्ड, मेरी टीम को अभी एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुआ है, जिसे कोर्ट में पेश करना अति आवश्यक है। यह फैसला पलटने की क्षमता रखता है। वकील ने लिफाफा जज की ओर बढ़ाया। माय लॉर्ड, यह है पोस्टमार्टम की असली और विस्तृत रिपोर्ट। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। विक्रम, जो देवांश के साथ बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे,
एकदम ठिठक गए। वकील ने रिपोर्ट की मुख्य लाइन जोर से पढ़ी। रिपोर्ट के अनुसार मृतक हरीश मेहता की मौत चाकू के वार से नहीं बल्कि एक विशेष साइनाइड बेस्ड जहर के कारण आए गंभीर हार्ट अटैक से हुई है। ये जहर शरीर में धीरे धीरे फैलता है और सेवन के 30 से 45 मिनट बाद हृदय को बंद कर देता है। इस घोषणा ने कोर्टरूम में जैसे बम फोड़ दिया। विक्रम ने देवांश की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही तीक्ष्णता थी, लेकिन अब उसमें एक गहरी चिंता और आत्म आलोचना का भाव था। देवांश, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। विवेक ने चाकू मारा, लेकिन हरीश मेहता की मौत चाकू से नहीं हुई। इसका मतलब विवेक असली कातिल नहीं है। कोर्टरूम में पूरी तरह से अराजकता मच गई थी। जज ने तुरंत आदेश दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की जाए और आगे की कार्यवाही तक विवेक वर्मा की सजा पर अस्थायी रोक लगाई जाए। विक्रम और देवांश तुरंत थाने पहुंचे। उनके चेहरे पर पिछली सफलता की खुशी अब आत्म आलोचना के गहरे भाव में बदल चुकी थी। विक्रम, हम इतने अंधे कैसे हो गए? विवेक ने सब कुछ कबूल कर लिया था, चाकू का घाव सामने था। विक्रम ने अपने माथे पर हाथ फेरा। हमारा ध्यान अपराध की तात्कालिकता पर था देवांश। हमें लगा कि चाकू का हमला ही मृत्यु का कारण है। विवेक ने चाकू चलाया, ये सच है, और वो चोरी का दोषी है, लेकिन कत्ल उसने नहीं किया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने सामने मेज पर फैला दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: मृत्यु का कारण साइनाइड बेस्ड कंपाउंड्स के कारण आया कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक। घाव की प्रकृति: गले पर चाकू का घाव गहरा नहीं था, ये मृत्यु का प्राथमिक कारण नहीं बन सकता था। साइनाइड की उपस्थिति भारी मात्रा में, यह दर्शाता है कि जहर खाने या पीने के माध्यम से शरीर में पहुंचा। सेवन का समय: मृत्यु से लगभग 30 से 45 मिनट पहले। विक्रम ने पेंसिल से रिपोर्ट में निशान लगाया। हरीश मेहता की मौत का समय रात 9:45 के आसपास का था। अगर जहर 30 से 45 मिनट पहले दिया गया तो इसका सेवन रात 9 बजे से 9:15 के बीच हुआ होगा। देवांश चौंक गया, लेकिन विवेक वर्मा दुकान में रात 9:20 पर घुसा था। यानी जब विवेक दुकान में घुसा उससे पहले ही हरीश मेहता को जहर दिया जा चुका था। विक्रम ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जहर देने वाला कोई तीसरा व्यक्ति था, और जब विवेक ने चाकू चलाया ठीक उसी क्षण जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और हरीश मेहता को हार्ट अटैक आया। वो लड़खड़ा कर गिरे और चाकू का घाव लग गया। चाकू का घाव बस एक संयोग था, मौत का कारण नहीं। पर यह चाकू का घाव इतना गहरा क्यों दिखा? क्योंकि जहर से आए सदमे और लड़खड़ाने की वजह से चाकू गहराई तक चला गया, लेकिन वो उनकी मुख्य धमनी तक नहीं पहुंचा था। मौत दिल के रुकने से हुई थी। केस अब पूरी तरह से पलट चुका था। विक्रम ने तुरंत अपनी पूरी टीम को नए सिरे से जांच शुरू करने का निर्देश दिया। पहला लक्ष्य: रात 9 बजे से 9:20 के बीच द आर्ट गैलरी में कौन आया। विक्रम ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को, जिसे पहले सिर्फ विवेक वर्मा को ट्रैक करने के लिए देखा गया था, फिर से खंगालना शुरू किया। इस बार उनका ध्यान हर आने जाने वाले पर था। रात 9 बजे, 8:55 बजे, 8:50 बजे। तभी रात 8:58 की फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने पहले उनका ध्यान नहीं खींचा था। एक महिला। वह महिला मध्यम आयु वर्ग की थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर मास्क नहीं था, लेकिन वह जानबूझकर कैमरे से दूर चलती हुई दिखाई दी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके हाथ में एक जूस की बोतल थी। फुटेज में दिखा कि वह महिला दुकान में दाखिल होती है। दुकान के बाहर एवेन्यू अपार्टमेंट्स का सिक्योरिटी गार्ड रामू उस महिला से बात करता हुआ दिखाई दिया। जब वह महिला कुछ मिनट बाद दुकान से बाहर निकली तो उसके हाथ खाली थे। ठीक 22 मिनट बाद विवेक वर्मा दुकान में दाखिल हुआ। विक्रम तुरंत सिक्योरिटी गार्ड रामू के पास पहुंचे, जिसने लाश सबसे पहले देखी थी। विक्रम: रामू, उस रात 8:58 पर एक महिला जूस की बोतल लेकर दुकान में आई थी, तुम्हें याद है? रामू ने सिर खुजलाया। हाँ साहब, मुझे याद है। मैंने उससे पूछा था कि आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं, तो उसने बताया था कि वह हरीश सेठ के बेटे राहुल की तरफ से जूस लेकर आई है। विक्रम और देवांश एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या तुमने राहुल को देखा था? विक्रम ने पूछा। नहीं साहब, बस उस औरत ने यही कहा था कि बेटे ने पापा के लिए भिजवाया है।
जूस की बोतल, जहर का माध्यम, और ये जहर बेटे के नाम पर भिजवाया गया था। क्या वह महिला पहले कभी दुकान पर आई थी? रामू ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, कभी कभी आती थी। वो हरीश सेठ के पास आती थी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। इस जानकारी ने साजिश की दिशा को पूरी तरह से बाहरी चोर से हटाकर अंदरूनी पारिवारिक साजिश की ओर मोड़ दिया। विक्रम ने तुरंत हरीश मेहता के बेटे राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल, जो अब तक शोकग्रस्त और शांत दिखाई दे रहा था, गुस्से में बोला, जूस? मैंने कोई जूस नहीं भेजा था। मैं तो उस समय घर पर था अपनी मां के साथ। ये कौन कह रहा है? विक्रम ने राहुल से सीधे सवाल किया, क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो आपके पिता की दुकान पर अक्सर आती थी? राहुल ने संकोच किया, लेकिन फिर इनकार कर दिया। नहीं, मेरे पिता का काम ऐसा था, बहुत से लोग आते थे। अगले ही पल विक्रम ने राहुल के बैंक स्टेटमेंट की मांग की। स्टेटमेंट देखते ही देवांश को झटका लगा। विक्रम, पिछले महीने राहुल के खाते से 10 लाख रुपए नकद निकाले गए हैं। पूछने पर राहुल ने हड़बड़ी में जवाब दिया, वो पिताजी की तबीयत खराब थी तो इलाज के लिए निकाले थे, अस्पताल के बिल, पर वो अब नहीं है। लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड्स में हरीश मेहता के किसी बड़े इलाज का कोई सबूत नहीं था। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, या तो ये पैसा किसी को चुप कराने के लिए दिया गया था, या ये जमीन या दुकान को लेकर कोई बड़ा विवाद था। देवांश ने फुसफुसाया, लगता है कत्ल के पीछे दुकान, जमीन या बड़ा पैसा है। अगर विवेक वर्मा कातिल नहीं है तो हमें उस जूस वाली महिला को हर हाल में ढूंढना होगा जो राहुल का नाम लेकर जहर लाई थी। विक्रम ने रिपोर्ट को देखा। कत्ल का तरीका बेहद शातिर था। धीमा जहर जो 45 मिनट बाद असर करे ताकि डिलीवरी बॉय के आने तक मौत हो जाए और सारा शक चोर पर चला जाए। ये किसी शौकिया का काम नहीं है देहांश, ये एक मास्टर प्लान था। उस महिला को ढूंढो और उससे पहले ये पता करो कि उस महिला के तार हरीश मेहता के साथ कहां जुड़े थे। विक्रम और देवांश की पूरी टीम अब उस रहस्यमय महिला के पीछे थी जिसने रात 9 बजे द आर्ट गैलरी में प्रवेश किया था। चूंकि सीसीटीवी में उसका चेहरा धुंधला था, इसलिए उन्होंने पुराने सहयोगियों और गवाहों के बयानों पर भरोसा किया। 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जासूसी की एक पुरानी तरकीब काम आई। विक्रम ने रामू यानी सिक्योरिटी गार्ड को महिला का एक स्केच बनाने को कहा। रामू ने स्केच बनाते हुए बताया, साहब वो यहां कभी कभी चाय पीने आती थी और हरीश सेठ से उनकी काफी गहरी जान पहचान थी। विक्रम ने स्केच लेकर हरीश मेहता की दुकान के आसपास के सभी छोटे दुकानदारों को दिखाया। आसपास के एक पान वाले ने स्केच देखते ही कहा, हां, ये तो प्रिया है, वह पहले द आर्ट गैलरी में काम करती थी, लेकिन हरीश सेठ ने उसे लगभग 1 साल पहले निकाल दिया था। सुना था कि किसी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। विक्रम ने तुरंत प्रिया नाम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। द आर्ट गैलरी के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए। महिला की पूरी पहचान हाथ लगी। उसका नाम प्रिया राठौड़, उम्र 35, वह जनकपुरी अहमदाबाद में अपने भाई के साथ रहती थी। रिकॉर्ड में यह भी दर्ज था कि उसे 1 साल पहले अविश्वसनीयता और अनियमितता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। विक्रम ने देवांश को देखा। निकालना या कोई और गहरा कारण था। उस महिला ने बेटे राहुल का नाम लिया ताकि शक परिवार पर जाए, लेकिन उसने चोरी के बहाने हुई हत्या का समय चुना ताकि सारा इल्जाम चोर पर जाए। यह साजिश निजी और गहरी रंजिश से प्रेरित है। पुलिस की एक टीम तुरंत जनकपुरी स्थित प्रिया राठौड़ के घर पहुंची। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछताछ की गई। एक पड़ोसी ने बताया, वह तो आज सुबह ही भारी बैग लेकर कहीं चली गई है, बहुत हड़बड़ी में थी, कह रही थी कि शहर से बाहर एक जरूरी काम है। यह स्पष्ट था कि प्रिया को पता चल गया था कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है। अब वह भाग रही थी। विक्रम ने तुरंत एक्शन लिया। देवांश, सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और शहर से बाहर जाने वाले टोल नाकों पर उसकी तस्वीर भेजो। वह अहमदाबाद से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पुलिस टीमें तेजी से आनंद विहार बस अड्डा, कालूपुर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गईं। शाम 4 बजे आनंद विहार बस अड्डे से एक ब्रेक थ्रू आया। एक कांस्टेबल ने देखा, एक महिला जो हूबहू स्केच से मिलती थी, मुंबई जाने वाली बस में तेजी से चढ़ रही थी। महिला पुलिसकर्मियों ने तुरंत बस को घेर लिया और प्रिया राठौड़ को दबोच लिया।
वह घबरा गई थी और भागने की आखिरी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाया गया। प्रिया राठौर को जब सीधे विक्रम के सामने लाया गया तो वो शुरू में शांत रही और अपने जुर्म से इनकार करती रही। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हरीश मेहता को जूस देने गई थी क्योंकि राहुल ने मुझे कहा था। विक्रम ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, राहुल ने तुम्हें नहीं कहा था, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर जूस में सायानाइड मिलाकर हरीश मेहता को दिया और फिर 22 मिनट तक बाहर इंतजार किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो डिलीवरी बॉय के आने तक मर जाए। तुम चाहती थी कि दुनिया ये माने कि हत्या चोरी के लिए हुई है। जब विक्रम ने उससे पूछा कि उसने हरीश मेहता को क्यों मारा, तब वो टूट गई। रोते हुए उसने चिल्लाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, मैंने मारा उसे, मैंने ही उसके जूस में जहर मिलाया था। प्रिया ने अपनी कहानी बताई जो हरीश मेहता के काले चरित्र को उजागर करती थी। वो मेरी इज्जत के साथ खेलता था साहब। मैंने दुकान में सालों ईमानदारी से काम किया। उसने मुझे शादी का झांसा दिया। जब मेरा मन भर गया और मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे बदनाम करने की धमकी दी। फिर एक दिन जब उसका मन मुझसे भर गया तो उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मैंने महीनों तक उसके रूटीन को देखा। मुझे पता था कि वो रात को अक्सर दुकान में अकेला होता है। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे मारूं तो मुझ पर शक आएगा, लेकिन अगर हत्या चोरी के बहाने हो तो सारा इल्जाम चोर पर जाएगा। मैंने डिलीवरी बॉय के आने का इंतजार किया ताकि विवेक वर्मा को हत्यारा माना जाए। मैंने जानबूझकर बेटे का नाम लिया ताकि शक परिवार पर भी जाए। देवांश ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वो समझ गया कि क्यों दी आर्ट गैलरी के अंदर वाले सीसीटीवी कैमरे को कभी ठीक नहीं किया गया था। ओह, तो हरीश मेहता ने इसी वजह से अंदर वाले कैमरे को कभी ठीक नहीं करवाया। देवांश ने विक्रम के कान में फुसफुसाया। विक्रम ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, बुरे काम का बुरा फल ही मिलता है मेरे दोस्त। हरीश को अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन प्रिया ने कानून अपने हाथ में लिया। अब उसे कत्ल के जुर्म में सजा मिलेगी। प्रिया राठौर के जुर्म कबूलने के बाद अब 2 अपराधी थे। प्रिया राठौर, जिसने बदला लेने की नीयत से जहर देकर हत्या की, और विवेक वर्मा, जिसने चोरी के दौरान पकड़े जाने पर जानलेवा हमला किया लेकिन हत्या का कारण नहीं बना। और विवेक? देवांश ने पूछा। उसने कत्ल तो नहीं किया? विक्रम ने कहा, फिर भी जुर्म तो हुआ है उससे देवांश। उसने जानलेवा हमला किया, वो भी एक बड़ा अपराध है। लेकिन अब कोर्ट को यह साबित करना होगा कि वो हत्या यानी 302 का नहीं बल्कि घातक हमला यानी आईपीसी 326 का दोषी है। उसे सजा कम मिलेगी लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। अब एक नई चुनौती थी, कोर्ट में अपील दायर करना और विवेक को हत्या के दोष से मुक्त कराना। देवांश ने भारी मन से कहा, विक्रम, हमने दोनों को सजा दिलवाई पर फिर भी मन भारी है। एक को अपने बदले के लिए सजा मिली और दूसरे को महज चोरी और लालच के लिए 7 साल। विक्रम ने देवांश की पीठ थपथपाई। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी। जासूस का काम केवल अपराध पकड़ना नहीं होता देवांश, विक्रम ने धीरे से कहा। कभी कभी हमें इंसान की कमजोरियां भी समझनी होती हैं। विवेक लालच का शिकार हुआ और प्रिया धोखे और अपमान का। दोनों ही इंसान थे, लेकिन दोनों ने कानून तोड़ा। उन्होंने आगे कहा, देख, हालात हर किसी के लिए कठिन होते हैं, लेकिन हर कोई खून तो नहीं करता ना, बस यही फर्क है। लालच और प्रतिशोध ने हरीश मेहता, प्रिया और विवेक तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारा काम है समाज को अपराध से बचाना और यह सुनिश्चित करना कि सही जुर्म की सही सजा मिले। देवांश ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह केस हमेशा याद रहेगा। कत्ल किसी और ने किया, लेकिन सारा इल्जाम चोर पर आने वाला था। विक्रम अपनी बाइक पर सवार हुए। देवांश ने उनसे पूछा, अच्छा, अब अगला केस क्या है विक्रम? विक्रम ने मुस्कुराकर हेलमेट पहना। अगला केस?
हमें अब कालकाजी बुलाया गया है। और इसी अप्रत्याशित मोड़ के साथ एवेन्यू अपार्टमेंट्स का साइनाइड रहस्य यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि विक्रम और देवांश की ये रोमांचक जांच आपको बेहद पसंद आई होगी। हम जल्दी आपके लिए एक नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर आएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप हमारे साथ ऐसी ही और जासूसी कहानियों का रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेट्रासिला को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और विक्रम देवांश के काम का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। टेट्रासिला के साथ बने रहें, हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।